हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। आप जब कभी भी वीडियो को देख रहे हो इस टाइम के लिए ऑल द बेस्ट। ठीक है, क्या हाल चाल सर? बढ़िया एकदम। कॉन्फिडेंस वगैरह है ना बना हुआ पूरा? सर आज तो दूसरे लेक्चर है, आज तो बना रहेगा। तो धीरे धीरे पढ़ पढ़ के हम जब परेशान हो जाते हैं तो कम हो जाता है। नहीं, कम नहीं करना है, इसी कॉन्फिडेंस को बना के रखना है। कब तक? पूरे साल, जब तक कि हमारा एम सक्सीड ना हो जाए। बात समझ में आ रही है क्या? ठीक है, चलिए बच्चों, लास्ट वीडियो लेक्चर में एक लेक्चर हुआ है हमारा अब तक, और उस वीडियो लेक्चर में हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया था, स्थिर वैद्युतिकी। उस चैप्टर को समझा था, चैप्टर में क्या पढ़ेंगे उस चीज को समझा था, आवेश को समझा था और आवेश के प्रकार को जाना था। ठीक है, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बच्चों कि आवेश कैसे किसी बॉडी में आ सकता है, या किसी बॉडी को, किसी वस्तु को आवेशित करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। ठीक है, तो सर पेन कॉपी उठाएं, दिमाग से सारे तरीके टेंशन बाहर निकाल दें और शिद्दत के साथ पढ़ने बैठे। ध्यान बोर्ड पर, कान मेरी आवाज पर। ठीक है, तो हमारा टॉपिक है बच्चों आवेशन की विधियां। किसी वस्तु को आवेशित करना तो कौन कौन सी विधि से कर सकता है? माय टॉपिक इज आवेशन की विधियां। ठीक है, आप इंग्लिश में लिख सकते हो चार्जिंग प्रोसेसेस। किसी बॉडी को चार्ज करने की कौन कौन से प्रोसेसेस पॉसिबल हैं? चार्जिंग प्रोसेसेस। ठीक है बच्चों, मेनली बात करें तो तीन विधियां हैं जिनसे मैं किसी वस्तु को चार्ज कर सकता हूं। फर्स्ट होती है घर्षण द्वारा, फर्स्ट होती है घर्षण द्वारा, सेकंड होती है चालन द्वारा, और थर्ड होती है प्रेरण द्वारा। प्रेरण द्वारा, घर्षण द्वारा बात कर चुके हैं हम। यार स्केल वाला एग्जांपल पढ़ा था ना कल, स्केल को रब किया था, रगड़ा था तो घर्षण हुआ था, तभी तो उस पर चार्ज आया था, है ना? अच्छा, दूसरी चालन द्वारा, चालन मतलब चालन, चल करके। जब आवेश एक जगह से दूसरी जगह चल करके जाएगा तो बोलेंगे चालन होगा। ठीक है, प्रेरण क्या होता है ये हम तभी डिस्कस करेंगे सर जब प्रेरण है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सर हमारा फर्स्ट टॉपिक जो है घर्षण द्वारा आवेशन। तो फर्स्ट टॉपिक, फर्स्ट विधि में पढ़ रहा हूँ, और फर्स्ट विधि क्या है सर कि जब दो वस्तुओं के बीच में घर्षण करवाया जाएगा तो क्या जनरेट होगा, तो कैसे आवेश आएगा। बात क्लियर हो गई है सर? पक्की बात है। चलिए बैठ गए क्या ढंग से, एकदम तैयार हो? चलिए फर्स्ट टॉपिक है बच्चों घर्षण द्वारा, बाय फ्रिक्शन और बाय रबिंग। इंग्लिश में बात करें तो बाय फ्रिक्शन भी बोल सकते हो और बाय रबिंग भी बोल सकते हो। ठीक है, रब करेंगे तो फ्रिक्शन होगा, बाय रबिंग। ठीक है, देखिए बच्चों घर्षण द्वारा दो वस्तुओं को जब मैं रगड़ता हूं, दो वस्तु ले ली मैंने, उन दो वस्तुओं को रगड़ा, आपस में रगड़ा, रब किया। ठीक है, तो उन दोनों के बीच में घर्षण आएगा। उन दोनों के बीच में क्या जनरेट हो जाएगा? घर्षण। और घर्षण से उन दोनों के बीच में एक एनर्जी बनेगी, एक जनरेट बनेगी, एनर्जी बनेगी, उसको क्या बोलेंगे? ऊष्मा। ऊष्मा ऊर्जा। यार फ्रिक्शन, घर्षण क्या होता है ये 11th में पढ़ लिया, एनएलएम में, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में, न्यूटन की गति के नियम में। घर्षण से ऊष्मीय ऊर्जा बन सकती है, ये हमने ऊष्मागतिकी में पढ़ा था ना। ऊष्मागतिकी में जब हम हाथों को आपस में रगड़ते हैं तो हीट जनरेट होती है, ऊष्मा बनती है। कैसे? जो हम वर्क कर रहे थे ये वर्क कन्वर्ट हो जाता है हीट में, ये बदल जाता है किसमें? हीट में। जो हम काम कर रहे होते हैं, कार्य कर रहे हैं, वो कार्य बदल जाता है ऊष्मा। पढ़ा था ना सर? जो घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न होती है, और ऊष्मा को जब इलेक्ट्रॉन लेता है, इलेक्ट्रॉन जब ऊष्मा लेता है, ठीक है, तो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में चला जाता है, एक वस्तु से दूसरी वस्तु में चला जाता है। और जब चला जाएगा बच्चों तो दोनों वस्तुएं क्या हो जाएंगी? आवेशित हो जाएंगी। दोनों वस्तुएं आवेशित हो जाएंगी, है ना? ये कैसे हुआ सर? याद कर रहे हैं 11th में अब तक कितना तो पढ़ चुके हैं हम, 10th क्लास में, 11th क्लास में केमिस्ट्री में, 10th की साइंस में, इतना तो पढ़ चुके हैं कि जब
किसी भी परमाणु का जो बाहरी इलेक्ट्रॉन होता है, भाई इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, कोष में चक्कर लगाते हैं, किसके, नाभिक के, किसी भी परमाणु के अंदर की बात करूं तो, है ना। तो बच्चों जो बाहरी इलेक्ट्रॉन होता है ना, जब आप उसको ऊर्जा देते हो तो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा लेकर के अपनी कक्षा से बाहर निकल जाता है। भाई मैं नहीं बोल रहा मेरे पास अब पैसे आ गए, अब मेरे को तुम्हारे चारों तरफ घूमने की जरूरत नहीं है ना। तो इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाता है यार, एटम को छोड़ देता है ना। बच्चों इलेक्ट्रॉन बाहर कब आएगा, जब उसको ऊर्जा मिलेगी। ऊर्जा कहां से मिलेगी, ऊष्मा से। ऊष्मा कहां से, घर्षण से। घर्षण कब हुआ, जब मैंने दो वस्तुओं को रगड़ा। बात समझ में आई क्या। तो जब मैं दो वस्तुओं को रगड़ता हूं तो घर्षण होता है। घर्षण होता है तो उनके बीच ऊष्मा बनती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसको इलेक्ट्रॉन लेता है, ठीक है। मान लो बच्चों दो बॉडीज को रगड़ रहा हूं मैं, ये वाली बॉडी ए, ये वाली बॉडी बी, ठीक है। ए को बी के साथ रगड़ा, ऊष्मा बनी। मान लो ए के इलेक्ट्रॉन उतने अच्छे से नहीं बन रहे जितने बी के हैं, तो इनको निकालने के लिए कम ऊर्जा चाहिए। तो बच्चों जैसे ही इतनी ऊर्जा बनेगी कि इसके इलेक्ट्रॉन निकल जाए, तो इसके इलेक्ट्रॉन उतनी ऊर्जा लेकर के इस बॉडी से इस बॉडी में आ जाएंगे, इस बॉडी से इस बॉडी में आ जाएंगे। बच्चों ये न्यूट्रल था, पहले उदासीन था, क्यों, इसमें जितना नेगेटिव चार्ज था, जितना ऋणावेश था उतना ही धनावेश था। सिमिलर बात इसके लिए थी, ये भी पहले न्यूट्रल था, जितना ऋणावेश था उतना ही धनावेश था। बच्चों इसमें से एक ऋणावेश चला गया तो इस पर ज्यादा क्या हो गया, धनावेश, तो इस पर तो धनावेश आ जाएगा। बच्चों इसमें ऋणावेश आ गया एक्स्ट्रा, अब इसमें ज्यादा क्या हो गया, ऋणावेश, तो इस पर ऋणावेश आ जाएगा। तो दोनों की दोनों वस्तुएं चार्ज हो गई क्या, किससे, रबिंग से, घर्षण से, रगड़ने से। बात समझ में आई। इसलिए इस प्रोसेस को क्या बोला सर, घर्षण द्वारा। बात क्लियर हो गई क्या सर। चलिए डायग्राम बनाए इस प्रोसेस का। बच्चों दो वस्तुएं थी मेरे पास, मान लो एक वस्तु थी ए, इसको इधर ले जा रहा था मैं, और एक वस्तु थी बी, इस बी वस्तु को इधर ले जा रहा था। घर्षण करवाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो जरूरी है दो वस्तुओं के बीच, वो है सर सापेक्ष गति। वो है सर सापेक्ष गति। 11th में गति वाले पार्ट में, गति वाले चैप्टर में हमने बहुत अच्छे से पढ़ाई की गति क्या, सापेक्ष गति क्या, ठीक है, ठीक है। तो ए और बी के बीच सापेक्ष गति करवाई हमने। सापेक्ष गति करवाई कब, जब दोनों की कोई एक सरफेस कांटेक्ट में थी। ये वाली सरफेस कांटेक्ट में, मान लो यहाँ पर क्या होगी, ऊष्मा बनेगी, ऊष्मा बनेगी तो इलेक्ट्रॉन जाएगा। मान लो ए का इलेक्ट्रॉन निकल करके कहाँ पहुंच गया, बी में, तो सर फाइनली अंततः ए तो क्या हो जाएगी, धनावेशित हो जाएगी। क्या हो जाएगी, धनावेशित हो जाएगी। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन चला गया ना यहाँ से, है ना। और बी पर क्या आ जाएगा सर, बी पर आ जाएगा ऋणावेश। बी पर क्या आ जाएगा, ऋणावेश। बी पर क्या आ जाएगा, ऋणावेश। बात समझ में आ गई क्या, बोलो, पक्की बात है, बोलो, है। यहाँ से आप एक चीज ध्यान में रख सकते हो कि जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है उस पर तो धनावेश आता है, और जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है उस पर ऋणावेश आता है। क्लियर हो गई सर बात, पक्की बात है। चलिए प्रोसेस समझ में आया अच्छे से। चलिए एक चीज और ध्यान रख लेना बच्चे, छोटी सी डेफिनेशन है बच्चों, यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन चलेगा, इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, है ना। और इलेक्ट्रॉन चलता है तो विद्युत धारा बनती है ना। नेक्स्ट चैप्टर होगा, नेक्स्ट यूनिट हमारी होगी धारा वैद्युतिकी। अभी हम स्थिर वैद्युतिकी पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट यूनिट पढ़ेंगे धारा वैद्युतिकी, ठीक है। तो उसमें हम समझेंगे, उसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहला टॉपिक विद्युत धारा। उसमें हम बोलेंगे कि जब भी इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह पर जाता है, चलता है, तो वहां पर क्या जनरेट हो जाती है, विद्युत धारा बन जाती है, ठीक है। अब बच्चों ये इलेक्ट्रॉन चला किसकी वजह से, घर्षण की वजह से। तो इस चीज को कि घर्षण की वजह से विद्युत जनरेट हुई, इस चीज को हम घर्षण वैद्युतिकी बोलते हैं, ठीक है। घर्षण के कारण जब इलेक्ट्रॉनों के चलने से जो धारा उत्पन्न होती है उस चीज को हम घर्षण विद्युत बोलते हैं, और इस चीज की स्टडी को घर्षण वैद्युतिकी बोलते हैं। क्लियर, तो ये चीज बस ध्यान रख लेना अपने लिए, ठीक है। चलिए बच्चों सेकंड प्रोसेस की बात करते हैं। सेकंड प्रोसेस हमारे पास है, सेकंड प्रोसेस हमारे पास है, इसको ऐसे ऐसे कर दे। सेकंड प्रोसेस है चालन द्वारा। इस बार ऑब्जेक्ट में जो चार्ज आएगा, चालन जो आवेश आएगा वो आएगा सर चल करके, ठीक है, चालन द्वारा। इसको आप इंग्लिश में बोल सकते हो बाई कंडक्शन। कंडक्शन का मतलब होता है चालन, कंडक्ट करके जाना, चल करके जाना, ठीक है, बाई कंडक्शन, ठीक है। अच्छा बच्चों इसमें क्या होगा कि आवेश एक जगह से दूसरी जगह पर जाएगा, है ना। मान लो एक बॉडी ए है, एक बॉडी बी है, ए से बी में आवेश को जाना है, तो सर ए से बी में आवेश तभी जाएगा ना जब ए पर आवेश होगा, इस पर आवेश होगा तो आवेश निकल करके इसमें आ जाएगा। बच्चों इस पर भी आवेश नहीं, इस पर भी आवेश नहीं, तो आवेश जाएगा कहाँ से। बात समझ में आ रही है क्या, है ना। मतलब किसी एक वस्तु का आवेशित होना जरूरी है ना। क्या दोनों का आवेशित होना जरूरी है, जरूरी नहीं है।
एक का आवेशित होना कंपलसरी है, क्यों? क्योंकि दूसरी पर आवेश तभी जाएगा जब एक पर कोई आवेश होगा, ठीक है। लेकिन दोनों का आवेशित होना जरूरी नहीं है, दोनों का आवेशित होना जरूरी नहीं है। बात समझ में आ रही है क्या? हो सकते हैं क्या? हाँ हो सकते हैं। दोनों वस्तुएं आवेशित हो सकती हैं, हाँ बिल्कुल हो सकती हैं। अगर दोनों वस्तुएं आवेशित हैं तो उनके बीच में आवेश का स्थानांतरण होगा, आप बोलोगे बिल्कुल होगा, आप बोलोगे बिल्कुल होगा, ठीक है। लेकिन जरूरी नहीं है कि दोनों आवेशित हो, लेकिन किसी एक का आवेशित होना कंपलसरी है, अनिवार्य है। क्लियर हो गई सर बात? चलिए स्टार्ट करते हैं सर। हमें क्या करना है? चालन करवाना है। चालन करवाएंगे कब? जब इलेक्ट्रॉन चलेगा, जब चार्ज चलेगा। और जब चार्ज चलेगा तो चार्ज को चलने के लिए हमें मीडियम देना पड़ेगा, मीडियम देना पड़ेगा। तो या तो दोनों वस्तुओं को आप टच कर दो, या तो दोनों वस्तुओं को आप स्पर्श करवा दो, या दोनों वस्तुओं को चालक तार द्वारा जोड़ दो। किसकी सहायता से? चालक तार द्वारा कनेक्ट कर दें। क्या कर दें? कनेक्ट कर दें, जोड़ दें। बात समझ में आ रही है क्या? पक्की बात है, बोलो। अच्छा देखिए बच्चों, चालक तार में पढ़ रहा हूँ, मेरे पास क्या है? वापस से वही है, इस बार भी क्या है सर? दो वस्तुएं। इस बार भी क्या है? दो वस्तुएं, ठीक है। इन दोनों वस्तुओं में से खासियत क्या है सर? एक तो आवेशित है, एक आवेशित है और एक अनावेशित। एक तो आवेशित है और एक अनावेशित, ठीक है। इन दोनों वस्तुओं को या तो स्पर्श में लाया या चालक तार द्वारा जोड़ दिया। मान लो मैंने दोनों वस्तुओं को चालक तार द्वारा जोड़ दिया, ठीक है। चालक तार द्वारा जोड़ दिया तो क्या होगा सर? आवेश स्थानांतरित होगा, आवेश स्थानांतरण। आवेश एक जगह से दूसरी जगह पर जाएगा, और जैसे एक जगह से दूसरी जगह पर जाएगा तो जो अनावेशित वस्तु थी, जो अनावेशित वस्तु थी वो कैसी हो जाएगी सर? आवेशित हो जाएगी, ठीक है। कहने का मतलब क्या? एक आवेशित वस्तु थी मेरे पास ए, जिस पर आवेश था, क्यों? एक अनावेशित वस्तु थी मेरे पास बी, जिस पर आवेश नहीं था, ठीक है। इन दोनों को आपने किसी चालक तार से जोड़ दिया, ये लगा दिया चालक तार। ये क्या है सर? तो जब आप चालक तार लगाओगे तो इसका पॉजिटिव चार्ज इसमें जाएगा, आधा आधा बढ़ जाएगा, और फाइनली जो वस्तु बनेगी वो कुछ ऐसी बनेगी सर, ए पर भी चार्ज होगा और बी पर भी चार्ज होगा, ए पर भी आवेश होगा, बी पर भी आवेश होगा, ठीक है। और दोनों पर जो चार्ज होगा वो क्या होगा सर? इस पर भी Q/2 और इस पर भी Q/2, इस पर भी Q/2। बात समझ में आ गई? ये और दोनों पर क्या हो जाएगा? चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो अनावेशित वस्तु कैसी हो जाएगी सर? आवेशित हो जाएगी। बात क्लियर हो गई क्या? बोलो। अच्छा अब इंपॉर्टेंट चीजें समझे सर, इसमें ऐसा क्यों हुआ, प्रोसेस पे ध्यान दें कि ऐसा क्यों हुआ है ना। रीजन समझ में आ जाए तो चीज समझ में आ जाती है बहुत आसानी से, ठीक है। बच्चों लास्ट क्लास में जब आवेश के प्रकार पढ़ रहा था तो एक निष्कर्ष निकला था कि सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, है ना, दूर भगाते हैं। बच्चों इसमें प्लस 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 बहुत सारे आवेश है क्या? पॉजिटिव पॉजिटिव के छोटे छोटे, है ना। अब बच्चों यार ये जो प्लस है ना, ये प्लस इन सभी प्लस वालों से प्रतिकर्षित हो रहे हैं, मतलब ये बाकी के जो प्लस वाले हैं ये क्या चाह रहे हैं? इस प्लस को बाहर भगाओ, यहाँ से भगा दो, है ना, भगा दो यहाँ से। अब यार ये दूर नहीं जा पाया पहले, जब ये कनेक्ट नहीं था, जब ये जुड़ा हुआ नहीं था तो ये बाहर नहीं जा पाया। क्यों? क्योंकि यार एयर में, हवा में इसके पास जाने के लिए मीडियम नहीं था, रास्ता नहीं था, ठीक है। जैसे आपने चालक तार लगाया, चालक तार को तो गोली चालक रहा हूँ, उसमें से आराम से चल सकता है आवेश, ठीक है। तो जैसे आपने चालक तार लगाया बच्चों, प्लस वाले को रास्ता मिल गया, है, इसलिए सोचे कि अच्छा तुम सब क्या चाह रहे हो, तुम सब यही तो चाह रहे हो ना, मैं यहाँ रहा हूँ, ठीक है, मैं जा रहा हूँ छोड़ के। तो ये आवेश इसको छोड़ करके बी में आ गया, ठीक है। ऐसे ही जब ये प्लस वाला इसकी जगह पर लेगा, दूसरा प्लस इसकी जगह पर आएगा, तो अब उस प्लस वाले को भगाने की सोचेंगे ये सारे, भाई तुम भी जाओ, हम भी रख रहे, तुम्हें ज्यादा हो रहे हैं, ठीक है। तो दूसरा प्लस वाला भी इसमें आ जाएगा, ठीक है। तो बच्चों इसमें चार्ज कम होता जाएगा, इसमें चार्ज बढ़ता जाएगा। ये प्रोसेस कब तक चलेगी? मान लो इसमें चार्ज ज्यादा हो जाए तो फिर इस यहाँ के चार्ज वाले भगा देंगे एक को, ठीक है। ये प्रोसेस कब तक चलेगी? जब तक कि दोनों में आवेश इक्वल ना हो जाए, दोनों में आवेश समान ना हो जाए। आई रिपीट, इंपॉर्टेंट चीज क्या है? ये दोनों ही वस्तुएं एकदम एक जैसी है, समान है। जिस पदार्थ की ये है उसी पदार्थ की है, जिस आकृति की है उसी आकृति की है, जिस आकार की है उसी आकार की ये है।
बात समझ में आ गई क्या? रिपीट, ये चीज, ये जो वर्ड मैंने बोला, ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने बोला, ये पॉइंट का रीजन आपको सर आगे समझ में आएगा जब हम संधारित्र पढ़ेंगे, मतलब चौथा चैप्टर, मतलब इस यूनिट का एंडिंग चैप्टर पढ़ेंगे। बात क्लियर हो गई? ठीक है, अभी के लिए इतना ध्यान रखें कि अगर दोनों वस्तुएं एकदम आकार, आकृति और पदार्थ में समान है तो उन दोनों में चालन जब होता है तो आवेश समान रूप से डिवाइड होता है, समान रूप से विभाजित होता है। बात समझ में आ गई? इस पर क्यू आवेश था तो इस पर 0 था, तो आवेश दोनों पर इक्वली, मतलब Q/2 आधा आधा डिवाइड हो गया। बात समझ में आ गई है सर? पक्की बात है ना? इसको अगर मैं एक वर्ड में समझू, एक लाइन में समझू तो सर ऐसे समझ लेना कि चालन से आवेश तब तक स्थानांतरित होता है, चालन द्वारा आवेश तब तक स्थानांतरित होता है जब तक कि आवेश दोनों पर समान ना हो जाए, आवेश दोनों पर समान ना हो जाए। समझ में आ गई बात? पक्की बात है ना? मान लो बच्चों, दो वस्तुओं पर आवेश कुछ होते, हमने तो क्या बोला है कि एक पर आवेश एक पर नहीं है। मान लो दो वस्तुओं पर आवेश दोनों पर है, एक पर Q1 है और एक पर Q2 है, ठीक है? ठीक है, तो दोनों पर चालन के बाद जो आवेश होगा वो समान होगा, ये बात तो फिक्स है। दोनों पर चालन के बाद जो आवेश होगा क्या होगा सर? इधर लिखा हुआ इसकी को आवेश जो होगा Q नेट वो होगा सर Q1 प्लस Q2 का आधा। क्या बोला सर मैंने? समझे इस चीज को? ये फॉर्मूला कहाँ से आया? ये फॉर्मूला इस पॉइंट के लिए है, ध्यान रखना है, फॉर्मूला घर्षण में नहीं है, चालन में है। इस पॉइंट के लिए, इस पॉइंट के लिए लिखना है इस फॉर्मूले को, ठीक है? कि जब दो वस्तुओं पर, आपको मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि दोनों वस्तुएं आवेशित हो ही हो, ये जरूरी नहीं है। हो सकती है क्या? हाँ हो सकती है, दोनों वस्तु आवेशित हो सकती है, हो सकती है, हमेशा हो ये जरूरी नहीं है चालन के लिए, ठीक है? लेकिन जरूरी क्या है कि एक वस्तु, किसी एक वस्तु को आवेशित होना पड़ेगा, दूसरी अगर अनावेशित है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आ रही है? पक्की बात है ना? तो आपको इतना ध्यान रखना है कि अगर मान लो दोनों वस्तुओं पर आवेश है Q1 और Q2, तो चालन के बाद उन दोनों पर आवेश क्या बच जाएगा? Q1 प्लस Q2/2। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ बच्चों? क्योंकि दोनों पर आवेश को समान बंटना है, इक्वल बंटना है ना? मान लो इस पर Q1 है, इस पर Q2 है, तो दोनों पर टोटल आवेश कितना है सर? Q1 प्लस Q2। दोनों पर नेट आवेश कितना है, टोटल कितना है सिस्टम का? Q1 प्लस Q2। अब इस Q1 प्लस Q2 को दोनों पर आधा आधा बांट दो तो ऑब्वियस सी बात है दोनों पर समान हो जाएगा। बात समझ में आ रही है क्या? बात समझ में आ रही है क्या? पक्की बात है 100%? सोच लो, पक्का? चलिए, दोनों प्रोसेस समझ में आई 100%। इस फॉर्मूले को याद रखना है, जब दो वस्तुओं को आपस में स्पर्श करवा दिया जाए या किसी चालकदार से जोड़ दिया जाए तो आवेश का चालन होता है, और चालन के बाद दोनों पर आवेश कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है सर? टोटल आवेश का आधा, Q1 प्लस Q2 का आधा। क्लियर हो गई सर बात? चलिए, बोर्ड पर जो भी चीजें लिखी हुई है उसको नोट करेंगे अपनी लैंग्वेज में और अपने नोट्स में सुंदर तरीके से। वीडियो को पॉज कर देना। चलिए सर, हाँ जी, मिटाएं? पक्का? बच्चों, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें ना कि ये जो दोनों प्रोसेस मैंने पढ़ी हैं, ये दोनों ही प्रोसेस जनरली पूछी भी जाती है, तो 1 मार्क्स और 1.5 या तो 1 नंबर की पूछी जाएंगी या 1.5 नंबर की पूछी जाएंगी, ठीक है? मतलब बड़ा क्वेश्चन इस प्रोसेस में दोनों में से नहीं बनता, ठीक? या फिर इन दोनों को एक साथ पूछ सकता है 3 नंबर में 1.5 मार्क्स में, ठीक? तो आपको उसमें बस इतना ही लिख करके आना। अगर 1 नंबर की पूछी जाती है, जस्ट डेफिनेशन आती है कि चार्जिंग जैसे घर्षण द्वारा आवेशन क्या है, तो आप सिंपल सा लिख देना कि जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है और दोनों वस्तुएं आवेशित हो जाती हैं तो इस स्थिति को घर्षण द्वारा आवेशन, ठीक है? लेकिन अगर आपसे 1.5 नंबर में पूछा जाए, बोले कि घर्षण द्वारा आवेशन को एक्सप्लेन करो, तो आप ये पूरा लिख देना, ठीक है? ऐसे बोले चालन को एक्सप्लेन करो तो ये पूरा लिख देना। बात समझ में आ गई है? ठीक है, तो ये चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है? अब जो विधि हमारे पास आ रही है बच्चों प्रेरण द्वारा, ये है सर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण विधि। बोर्ड में इसमें से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, है ना? अगर हम बोर्ड की बात करें ट्वेल्थ की, तो इस टॉपिक में से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं और इसमें से बड़ा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है,
जरूरी नहीं है कि 1 नंबर का ही पूछे, 1 नंबर का ही पूछे, 3 नंबर का क्वेश्चन भी इसमें से बन सकता है। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और हमारा टॉपिक है बच्चों प्रेरण द्वारा आवेशित, ठीक है। थर्ड पॉइंट और इम्पॉर्टेंट पॉइंट वो है प्रेरण द्वारा बाय इंडक्शन, इंग्लिश में बोलते हैं बाय इंडक्शन, ठीक है। बच्चों ये जो वर्ड है ना प्रेरण, इस वर्ड को समझ लो तो चीजें आसान हो जाएंगी सर। प्रेरण, अब प्रेरण जो वर्ड बना है वो बना है प्रेरणा से, प्रेरणा, ठीक है। प्रेरणा लेना मतलब सीखना, प्रेरणा लेना मतलब सीखना, ठीक है। तो सीखना मतलब जब हम सीखें, किसी से कुछ सीखें और अपने अंदर वो चेंजेस ले आए तो हम बोलते हैं प्रेरणा ली है हमने किसी से, ठीक है। फॉर एग्जांपल क्या, मान लो बॉलीवुड है और हीरो हीरोइंस हैं, आपको मान लो किसी का कुछ फेवरेट हीरो है, उसको मैं XYZ बोल देता हूँ। अब XYZ नाम का जो हीरो है ना, ये आपका फेवरेट क्यों है? क्योंकि आपको उसकी कुछ क्वालिटी, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज बहुत अच्छी लगती है ना। आप चाहते हो कि मैं भी उसके जैसा बन जाऊँ, है ना। मान लो मसल्स हैं, भाई उसकी मसल्स देखो कितने बढ़िया हैं, मैं भी उसके जैसे मसल्स बनाऊंगा, है ना। अब यार ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि हम अपनी मसल्स में से कुछ निकाल करके तुम्हें दे दे कि ये लो खा लो, ये उससे बन जाएगी, ये ट्रांसफर तो नहीं हो सकता। आपको तो अपना बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन खुद से करना पड़ेगा मेहनत करके, बात समझ में आ रही है। लेकिन वो मेहनत करने के लिए जो चीज़ आपके दिमाग में आई वो कहाँ से आई? उस इंसान को देख करके, उस XYZ को देख करके, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक जनरल से एग्जाम्पल उठाते हैं, हमारे जो पापा होते हैं, पिताजी होते हैं, वो हम सबके आइडियल होते हैं, आदर्श होते हैं, हम सब चाहते हैं कि हम उनके जैसा बने, ठीक है। मान लो यार हमारे पापा की क्वालिटी है कि वो सच बोलते हैं हमेशा, ठीक है। अब बच्चों अगर वो क्वालिटी मैं भी अपने अंदर लाना चाहूँगा तो ऐसा नहीं हो सकता कि मैं पापा के दिमाग में एक USB लगा दूँ, फिर उसको मेरे दिमाग से कनेक्ट कर लूँ और वो चीज़ें पापा के दिमाग में से मेरे दिमाग में ट्रांसफ़र कर लूँ, तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, ये चीज़ नहीं हो सकती। तो वो जो क्वालिटी है, वो जो प्रॉपर्टी है, वो कैसे आएगी मेरे अंदर? वो ऐसे आएगी सर कि आप उनको देखोगे, ऑब्जर्व करोगे कि हाँ यार मेरे पापा सच बोलते हैं, तो मुझे भी क्या करना चाहिए? सच बोलना चाहिए। मात्र देख करके आपने अपने अंदर वो क्वालिटी जनरेट की है सर, आपने अपने अंदर वो चीज़ें इंड्यूस की हैं, आपने अपने पिताजी से, पापा से प्रेरणा ली है। बात समझ में आ रही है क्या? बात बोलो, बात समझ में आ रही है ना, है ना। आपको और पापा का कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, कॉन्टैक्ट का मतलब ये नहीं कि रिलेशन नहीं था, कॉन्टैक्ट बोलने का मतलब है कि कोई ऐसी डिवाइस नहीं थी जो सीधे सीधे ट्रांसफर कर सकती, वो क्वालिटी सीधे सीधे ट्रांसफर हो जाती, नहीं। आपने बस ऑब्जर्व किया, आपने देखा कि ये चीज़ अच्छी है, तो वो चीज़ आपने अपने अंदर इंड्यूस की। बात क्लियर हो रही है सर? ये सेम प्रोसेस में करूँगा सर प्रेरण में, मतलब इस बार मैं दो बॉडीज को कांटेक्ट नहीं करने दूंगा, ना तो टच होने दूंगा और ना ही किसी चालक तार से उनको जोड़ूंगा। बात समझ में आ रही है? फिर भी अगर अनावेशित वस्तु आवेशित हो जाए, मात्र ये बता करके उसको क्या दिखाना है? अनावेशित वस्तु को एक आवेशित वस्तु को दिखाना है। क्या कि देखो इसके पास आवेश है और आपके पास आवेश नहीं है, तो अनावेशित वस्तु को जलन होगी, और जलन होगी तो अपने अंदर आवेश उत्पन्न करने की कोशिश करेगी। बात समझ में आ रही है? और अगर उसके अंदर आवेश उत्पन्न हो गया तो इस पूरी विधि को मैं बोलूंगा आवेशन द्वारा आवेशन, किससे? प्रेरण से। बात समझ में आ गई क्या? बोलो। पूरी प्रोसेस में कहीं भी दो बॉडीज को टच या कांटेक्ट में नहीं लाना है, पूरी प्रोसेस में किसी भी दो बॉडीज को आपस में टच और कांटेक्ट में नहीं लाना है। विदाउट कांटेक्ट के अगर किसी अनावेशित वस्तु को आवेशित किया जा सकता है तो वो कौन सी विधि है? प्रेरण द्वारा। बात समझ में आई क्या? पक्की बात है? बोलो, समझे इसको? चलिए अब इसको इलेबोरेट करके थोड़ा सा पढ़ते हैं सर। ये तो बात हो गई इस वर्ड को समझने की, इस प्रोसेस को समझने की। अभी तक की जो दो विधियां मैंने पढ़ी उन दोनों में कांटेक्ट हुआ था सर। जब घर्षण पढ़ा था तो घर्षण में भी कांटेक्ट हुआ था, दो सर्फेसेस कांटेक्ट में आई थी, है ना। जब मैंने चालन पढ़ा तो या तो टच करवाओ, टच करोगे तो कांटेक्ट में आ गए, और चालक तार से जोड़ोगे तो भी कांटेक्ट में आ गए, ठीक है। तो अभी तक की दोनों प्रोसेसेस में कांटेक्ट जरूरी है, लेकिन अभी जो प्रोसेस पढ़ रहा हूँ इसमें कांटेक्ट जरूरी नहीं है, ठीक है। तो अभी हम पढ़ते हैं सर फर्स्ट चार्जिंग बाय इंडक्शन का फर्स्ट स्टेप फर्स्ट। इस स्टेप फर्स्ट में मैंने दो वस्तुएं ली है सर, दो वस्तुएं ली है सर मैंने। एक है आवेशित वस्तु। आवेशित वस्तु क्यों सर? अनावेशित वस्तु को दिखाना भी तो है ना, मान लिया एक। और एक है अनावेशित वस्तु, अनावेशित वस्तु, ठीक है, मान लिया बी। बात समझ में आ गई है, ठीक है। अब क्या करना है बच्चों? अनावेशित वस्तु जो बी है उसको दिखाना है कि बेटा आवेश भी कुछ होता है। ये तो है अनावेशित वस्तु बी, ठीक है।
इसके पास ले जाकर के रखो क्या, एक आवेशित वस्तु A, मान लो ये आवेशित वस्तु है A, ठीक है। इस पर आवेश मान लेते, चलो पॉजिटिव ही ले लेते हैं, धनावेशित ही ले लेते हैं, ठीक है। ये तो आवेशित वस्तु हो गई और ये अनावेशित वस्तु हो गई। आपने आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु के पास ले जाकर के रख दिया, बस, ठीक है, बस इतना सा काम आपने किया है। अब आपने इस बी को इतना बता दिया कि देखो मेरे पास आवेश है, मेरे पास एक एक्स्ट्रा गुण है, आपके पास नहीं है, तो बी को लगेगा क्या कि मेरे पास भी होना चाहिए, तो बी अपने अंदर चार्ज जनरेट करने की कोशिश करेगा। कैसे करेगा वो चीज हम पढ़ रहे हैं बच्चों। अनावेशित होने का मतलब ये होता है कि इसके अंदर आवेश ही नहीं है, नहीं, सुनना जरा ध्यान से, किसी भी परमाणु, कोई भी चीज परमाणु से मिलकर बनी होती है, परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों होते हैं, इसका मतलब धनावेश भी है और ऋणावेश भी है, बात समझ में आ रही है। लेकिन नेट आवेश, कुल आवेश नहीं है, क्यों? क्योंकि जितना ऋणावेश है उतना ही धनावेश भी है, तो उस वस्तु पर टोटल कुल आवेश नहीं है। अनावेशित वस्तु का मतलब हुआ सर उस पर टोटल आवेश नहीं है, बात समझ में आ रही है क्या, है ना, वो उदासीन है। क्लियर हो गई सर बात, पक्का। तो बच्चों बी अनावेशित है, इसका मतलब क्या है कि इस पर आवेश तो है लेकिन जितना प्लस है उतना ही माइनस भी, मतलब जितना प्लस है उतना ही माइनस भी, बात समझ में आई है। तो जितना प्लस है उतना ही माइनस। क्लियर हो गई सर बात, बोलो, है ना। तो बच्चों इस चीज के, इस स्टेप के बाद में हुआ क्या, जब आपने बॉडी ए को बॉडी बी के पास रखा तो क्या होगा सर, ए का जो धनावेश है ये बी के धनावेश को तो प्रतिकर्षित करेगा, दूर भगाएगा, तो प्लस प्लस वालों पर तो फोर्स लगेगा इधर राइट साइड में, ठीक है। लेकिन बच्चों ए का जो धनावेश है वो बी के ऋणावेश को अपनी तरफ खींचेगा, आकर्षित करेगा, तो ऋणावेश तो इधर आ जाएगा और प्लस वाला उधर चला जाएगा। मतलब मैं ये बोल सकता हूँ क्या कि आवेश जो है, जो बी का आवेश है, वो बी का आवेश है वो अपने आप को उन्हें स्थापित करेगा, रीअरेंज करेगा, ठीक है। और कैसा हो जाएगा सर, कैसा हो जाएगा सर, कुछ ऐसा हो जाएगा, मान लो ए तो रखी हुई है अभी बी के पास में ना, ये तो ए हो गया, आप ए को बी को सबको हमेशा एक ही साइज का बनाना सर, ये ऐसा नहीं है कि ये बड़ा था और फिर आवेश खींच करके छोटा हो गया, ऐसा नहीं हो रहा है। ऐसी बातें दिमाग में रखना ना, होते हैं कहीं ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो बच्चों नेगेटिव चार्ज तो इस वाली साइड पर आ गया बी का और पॉजिटिव चार्ज इस वाली साइड पर आ गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये जो प्लस है ना, ये प्लस इलेक्ट्रॉन्स या नेगेटिव चार्ज को इधर खींच रहा है, आकर्षण लगा रहा है ना, और ये प्लस प्लस वालों को उधर लगा रहा है। बात समझ में आ रही है क्या? पक्का 100% श्योर? ओके, चलिए स्टेप थर्ड की बात करें सर। स्टेप थर्ड में मैंने क्या किया सर, जो प्लस वाली साइड है ना, या दूसरी वाली जो साइड है बी की, जो दूर वाली सतह है, बी की दूर वाली सतह को भू संपर्कित कर दिया, भू संपर्कित कर दिया। ये क्या आ गया सर, नई चीज, ये सिंपल सी चीज है। भू मतलब जमीन, भूमि, अर्थ, संपर्कित मतलब संपर्क में ला दिया, मतलब आपने बी की इस वाली सतह को ग्राउंड कर दिया। अब तो समझ में आ गया है ना, डेली से बोलते रहते हैं ना लोग, ग्राउंड का मतलब क्या होता है, तो ग्राउंड में जोड़ दिया, ठीक है। तो बच्चों ये ए तो थी ही यहाँ पे, ए जिस पर कौन सा आवेश है, धनावेश है, ठीक है। लेकिन जो बी थी ना, बी उसकी जो दूसरी सतह है, एक तो बी की ए की तरफ वाली सतह, इसको तो ऐसे रखा, लेकिन जो बी की दूसरी सतह थी ना, इसको मैंने कर दिया सर ग्राउंड, इसको मैंने कर दिया भू संपर्कित। होगा क्या, यार अपनी अर्थ है ना, इसकी एक विशेषता है, आप अर्थ को कितना भी चार्ज दे लो इसको कुछ नहीं होता, ये जितना आप इसको 100 कूलम चार्ज दे दोगे और चार्ज लेती जाएगी, आप इसको 200 कूलम चार्ज दे दोगे और चार्ज लेती जाएगी। बात समझ में आ रही है क्या? पक्की बात है ना, 100%, ठीक है। चले तो बच्चों होगा क्या कि बी का जो प्लस वाला चार्ज है ना यार, ये सारा का सारा चला जाएगा ग्राउंड में। ऐसा क्यों हुआ सर? प्लस वाले चार्ज को, तो ये प्लस वाला ए का जो प्लस है ये बी के प्लस को भगा रहा है ना, लेकिन ये ज्यादा दूर क्यों नहीं जा पाया पहले? क्योंकि पहले इसके पास रास्ता नहीं था। अब आपने इसको रास्ता दे दिया ना जमीन में जाने का, एक तार लगा दिया, तार में तो चल सकता है आवेश, तो सारा आवेश प्लस वाला चल करके कहाँ पहुंच गया, अर्थ में पहुंच गया, ठीक है। अब बच्चों जो नेगेटिव चार्ज बचा है, ये नेगेटिव चार्ज क्यों नहीं है? क्योंकि नेगेटिव चार्ज को तो प्लस वाले चार्ज ने खींच के रखा है ना। नेगेटिव चार्ज जो है बी का, उसको तो ए का प्लस चार्ज जाने नहीं दे रहा, उसको तो बोल रहा नहीं तुम नहीं जाओगे, तुम यही रहोगे। बात समझ में आ गई क्या?
पक्की बात है। चलो तो बच्चों बी का सारा चार्ज कहाँ चला गया, ग्राउंड में चला गया, ठीक है। अभी ये चीजें कैसे दिख रही है सर, अभी चीजें कुछ ऐसे दिख रही है सर, ए तो अभी भी वैसा ही है जैसा है, ए तो अभी भी वैसा ही है सर जैसा है, प्लस 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 प्लस, ठीक है। लेकिन बी चला, बी चेंज हो गया सर, बी में क्या हुआ, बी जो था उस बी पर नेगेटिव चार्ज तो बच रहा है, लेकिन उसका पॉजिटिव चार्ज कहाँ चला गया है सारा, वो चला गया ग्राउंड में, ठीक है। बी कुछ ऐसा हो गया, ठीक है। अब आपको स्टेप 4 में क्या किया सर, स्टेप 4 में मैंने इसकी भू संपर्कन को हटा दिया, ठीक है। तो भू का जो संपर्क था, भू संपर्क को हटा दिया, इसको हटा दिया है ना, एवं जो आवेशित वस्तु ए है इसको भी दूर ले गए, आवेशित वस्तु ए को भी बी से दूर ले गए, ठीक है। बच्चों ए को भी हटा दिया दूर, इसको भी हटा दिया, बी में क्या बच रहा है केवल, बी में क्या बच रहा है केवल इस सतह पर ऋणावेश, ठीक है। होगा क्या बच्चों, ए को जब आप हटा दोगे तो अब इन नेगेटिव चार्जेस पर ए का कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई बंधा हुआ नहीं है, क्यों, ये तो चला गया ना, जो इन इलेक्ट्रॉनों को यहाँ पर बांध के रखा था वो चीज तो चली गई है ना। अब तो केवल बी बचा है, केवल बी बचा है। अब ये जो बी है ना, इस बी के अंदर का जो ऋणावेश है ना, ये ऋणावेश भी तो आपस में एक दूसरे को भगाएगा भाई, सिमिलर चार्ज आपस में एक दूसरे को रिपेल करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, है ना। तो बच्चों ये जो दो माइनस है, ये माइनस माइनस भी तो आपस में एक दूसरे से दूर भागने की कोशिश कर रहे होंगे, बात समझ में आ रही है क्या, है ना। तो ये आवेश आपस में फिर से एक दूसरे को पुनः स्थापित करेंगे और बॉडी कैसे दिखने लग जाएगी सर, बॉडी ऐसे दिखने लग जाएगी। ध्यान दें पहले तो क्या कि बी का जो ऋणावेश है फिर से पुनः स्थापित होगा, फिर से पुनः स्थापित होगा, एवं अंततः फाइनली बी क्या हो जाएगा सर, बी आवेशित हो जाएगा। तो अनावेशित वस्तु थी वो कैसी हो गई, आवेशित हो गई, ठीक है। हुआ क्या बच्चों, ये जो बी थी ना, बी कुछ ऐसा हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज दूर दूर जाकर के स्प्रेड हो जाएगा, ठीक है। कैसे हुआ ये सब यार, ये नेगेटिव चार्ज एक जगह पर क्यों था, क्योंकि ए रखा हुआ था। अब आपने जब ए को हटा दिया, दूर ले गए, तो अब इस पर कोई फोर्स नहीं है, तो ये आपस में एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे, क्यों, क्योंकि आपस समान आवेशों में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है, तो ये दूर जाने की कोशिश करेंगे। दूर कितनी दूर जा सकते हैं सर, बी की सरफेस पर आ जाओ, बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि बाहर जाने के लिए रास्ता भी होना चाहिए ना। अब वो आगे जो रास्ता है हवा, उसमें चल नहीं सकते, तो लास्ट कहाँ पर रुक जाएंगे, सतह पर आकर के रुक जाएंगे। बात समझ में आ रही है, तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, एक समान रूप से पूरे सतह पर वितरित हो जाएगा जो भी उसका ऋणावेश आया है, ठीक है। और फाइनली बी क्या हो गई सर, आवेशित हो गई, है ना। क्या इस पूरी प्रोसेस में मैंने ए को बी से टच किया, क्या मैंने इस पूरी प्रोसेस में ए को बी से टच किया, नहीं किया। क्या कोई कॉन्टैक्ट हुआ, नहीं हुआ। बात समझ में आ रही है। इसका मतलब आपको अगर बी को बिना टच किए चार्ज करना है तो क्या कर सकते हो, क्या, हाँ कर सकते हैं। कौन सी विधि से, प्रेरण द्वारा, कौन सी विधि से, प्रेरण द्वारा। बात समझ में आई क्या। तो सबसे बढ़िया और सबसे पहला छोटा सा क्वेश्चन तो यही बनता है, छोटा सा क्वेश्चन तो यही बनता है सर, क्या किसी वस्तु को, क्या किसी वस्तु को बिना स्पर्श किए, बिना स्पर्श किए आवेशित किया जा सकता है, किया जा सकता है। आपका आंसर होगा हाँ, किया जा सकता है। किस विधि द्वारा, प्रेरण द्वारा। किस विधि द्वारा सर, प्रेरण द्वारा। बात समझ में आ गई। दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है बच्चों, बी पर क्या आया है, ऋणावेश। अगर बी पर ऋणावेश लाना है तो ए कैसा होना चाहिए, धनावेशित। अगर मैं आपसे बोलता बी पर धनावेश आना चाहिए तो ए कैसा होना चाहिए था,
ऋणावेशित। क्यों बच्चों, अगर ए पर ऋणावेश होता तो बी का धनावेश इधर आता, बी का धनावेश इधर आता। क्यों, धनावेश को आकर्षित करता और ऋणावेश को दूर भगाता। तो यहाँ पर माइनस आता, वो माइनस अर्थ में चला जाता तो बचता क्या, प्लस, और प्लस इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता तो बी पर क्या आ जाता, प्लस आ जाता, मतलब धनावेश आ जाता। बात समझ में आ रही है क्या? तो बी को धनावेशित करना है तो ए को कैसा लेना पड़ेगा, नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो नोट डाल करके चीज लिख लें, अनावेशित वस्तु पर जो आवेश चाहिए उसके पास लाई जाने वाली आवेशित वस्तु उसके विपरीत आवेश की होगी। ठीक है, यदि बी को धनावेशित करना होगा, यदि बी को धनावेशित करना होगा तो ए पर ऋणावेश होना आवश्यकता रखना चाहिए। आगे सर बात समझ में आ गई क्या, है ना? और इंपॉर्टेंट चीजें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड अकॉर्डिंग टू बोर्ड बात करें, बोर्ड क्लास की बात करें तो सबसे पहला 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है, प्रेरण द्वारा आवेशन क्या होता है? तो आप बताओगे यदि किसी वस्तु को किसी आवेशित वस्तु के संपर्क में लाए बिना केवल प्रेरणा से आवेशित किया जाए तो उसको हम बोलते हैं प्रेरण द्वारा आवेशन। ठीक है, अगर यही क्वेश्चन 3 मार्क्स का पूछा जाता है तो आप ये पूरी प्रोसेस लिख करके आओगे, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5 जो भी है पूरी प्रोसेस लिख करके आओगे। ठीक है, अब आपसे पूछा जाए क्या किसी वस्तु को बिना स्पर्श किए आवेशित किया जा सकता है? आप बोलोगे हाँ, किस विधि से? प्रेरण द्वारा। ठीक है, आपसे पूछा जाए कि किसी वस्तु को प्रेरण द्वारा धनावेशित करना है तो उसके पास लाई जाने वाली वस्तु पर कैसा आवेश होगा? तो आप बोलोगे ऋणावेश होगा। अगर आपसे पूछा जाए ऋणावेशित करना है तो कैसा होगा? तो धनावेश होगा। बात समझ में आ गई क्या? तो ये 4-5 क्वेश्चन से जो इस विधि से बनते हैं, क्लियर? आपको समझ में आया अच्छे से कि प्रेरण द्वारा आवेशन क्या होता है? पक्का, ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है सर, स्टार मार्क कर सकते हो आप इस चीज में। अकॉर्डिंग टू बोर्ड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जनरली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस चीज से। ठीक है, चलिए नोट करेंगे सर चीजों को जल्दी से, जो भी बोर्ड पर लिखा हुआ है हरी आप जल्दी से नोट करें वीडियो को पॉज करके। हाँ जी सर, हो गया पक्का? चलिए बच्चों, आज की वीडियो लेक्चर यहीं पे एंड कर रहे हैं। आने वाली वीडियो में हम पढ़ेंगे कि आवेश के गुण क्या होते हैं, आवेश खुद क्या क्या कर सकता है और हम आवेश के साथ क्या क्या कर सकते हैं। बात समझ में आ गई है? ठीक है, चलिए तो कल मिलते हैं सर नई वीडियो में, नए टॉपिक और नए कॉन्फिडेंस, नई एनर्जी के साथ। आपका जो ये कॉन्फिडेंस है ना, ये हमेशा बना रहना चाहिए पूरे साल। कब तक? जब तक कि हमें हमारा उद्देश्य ना मिल जाए, हमें जो चाहिए वो ना मिले। बात समझ में आ रही है? ऐसा नहीं होना चाहिए कि स्टार्टिंग तो बड़े जोश के साथ होती है। बच्चों 5 किलोमीटर की जब रेस लगाने के लिए रनर दौड़ता है ना, तो वो ये नहीं सोचता कि मैं स्टार्टिंग में सबसे आगे निकल जाऊँ, तेज दौड़ूँ, नहीं, बाद में वो थक जाएगा। ठीक है, स्टार्टिंग करता है वो स्लो, एक नॉर्मल स्पीड के साथ। लेकिन ध्यान वाली बात ये है बच्चों, अगर उसकी वो नॉर्मल स्पीड पूरे 5 किलोमीटर तक बनी रहे तो वो जीत जाएगा, तो वो नहीं आएगा। बात समझ में आ रही है? तो ऐसा नहीं है कि आपको स्टार्टिंग में जोश आया और आप बीच में ढीले पड़ गए तो काम खराब हो जाएगा यार। फिजिक्स की सारी चीज़ें स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक आपस में जुड़ी हुई हैं। अगर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझना है तो आपको पहला कॉन्सेप्ट आना चाहिए। ठीक है, तो अगर आपने जिस पॉइंट पर अपना कॉन्फिडेंस लूज कर दिया, जिस पॉइंट पर अपनी मेहनत कम कर दी, वो पॉइंट आपका कमजोर हो जाएगा और उसके कमजोर रहने से आगे की चीज़ें सारी कमजोर हो जाएंगी। बात समझ में आ गई है सर? ठीक है, तो कॉन्फिडेंस और मेहनत और एनर्जी उतनी ही रहनी चाहिए थ्रू आउट द ईयर जितनी हम स्टार्टिंग में लेकर के चलते। क्लियर हो गई सर बात? चलिए सर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक और नई कॉन्फिडेंस के साथ। तब तक के लिए सर आप सभी का बहुत बहुत